GTV में मुजाहिर वली आपको खुश आमदीद कहता है। और आज से अगर मैं ये कहूँ कि एक महीना या 30 या 31 दिन 8 फरवरी के इलेक्शन में रहते हैं। अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं कि इब्हाम पैदा करें, सवाल उठाएं, लेकिन जिस तेज़ी से अदलिया, सियासी पार्टियाँ और एक हद तक मेरा ये ख्याल है कि वो जो जिनके बारे में ये समझा या कहा जाता था कि वो नहीं चाहते, किसी भी क्वार्टर से ये ऐसी खबर नहीं मिल रही। तो आज की ज़रा सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है। ताहयात नाअहली, और उसको ख़ास तौर पर आपको इल्म है कि मियाँ नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन जो है वो उनकी ताहयात नाअहली हुई थी, तो उनकी नाअहली ख़त्म कर दी है। सवाल ये है कि क्या बानी तहरीक जिनको अभी तक कहीं कन्विक्ट नहीं हुए हैं उनकी भी ताहयात नाअहली ख़त्म होगी। वो कि एक केस में उन्हें 3 साल की सज़ा हुई है, वो उन्हें पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन ये सब आता है। और दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि हमारे सिंध यानी कराची के हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बारे में अंग्रेज़ी के सबसे बड़े जरीदे ने ये ख़बर दी है कि क्या एक बार फिर तहरीक इंसाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बाईकाट करने तो नहीं जा रही। ये भी दिलचस्प बात है कि पीपल्स पार्टी जिसने सिंध में जो हमेशा खड़ी करती थी 63 की 63 नशस्तों पर और सूबाई की, अभी तक कौमी असम्बली की 9 और सिंध की 13 असम्बली नशस्तों पर टिकट नहीं दिए, ख़ासतौर पर कराची की 5 और 7 नशस्तों पर। फिर बहरहाल 76% तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके हैं। और ये जो तहरीक इंसाफ कहती थी कि उसको लेविंग प्लेट फील्ड नहीं मिल रही, तो अब ये कहा जा सकता है कि उन्हें लेविंग प्लेइंग फील्ड मिल रही है। तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा सबसे बड़ी खबर, आइए काजी फाइज ईसा ने क्या इस अहम फैसले में अपने रिमार्क्स दिए। I'll read the order of Justice, Mr. Justice Yahya Afridi. With profound respect, I disagree for reasons to be followed. The extent of lack of qualification of a member of the Parliament as envisaged under Article 62(1)(f) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 is neither lifelong nor permanent, and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force. Therefore, the conclusion so drawn by this court in Samiullah Baloch versus Abdul Karim Nosharwani is legally valid, hence affirmed. So this we are announcing today. Date is 8 January. काजी साहब के फैसले को एक तारीख 7 फैसला करार दिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे बड़े सीनियर सीजन जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं कंबर जैदी मौजूद हैं। जी कंबर, बड़ा तारीख़ी फ़ैसला करार दिया जा रहा है, नाअहली का फ़ैसला, आप वहाँ मौजूद थे। क्या इसी फैसले की तवक्को की जा रही थी, या ख्याल ये था कि मुद्दत 5 साल या 10 साल ज़रूर होगी? जी कंबर। जी मुजाहिद साहब, बिल्कुल इसी फैसले की तवक्को की जा रही थी। 3 रोज़ में अदालत ने जल्दी इस केस की समाअत करके इसका फैसला दिया है। अदालत ने ख़ुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका फैसला सुनाने से पहले भी ये कहा कि इलेक्शन का चूँकि ऐलान हो चुका है और ये अहम मामला है आइन की तशरीह से मुतल्लिक, इस वजह से हम इस केस का फैसला जल्दी सुना रहे हैं। आज अचानक इस केस का फैसला सुनाया गया 5 बजे शाम, और चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में यही तहरीर किया है। ये 6-1 के तनासब से आया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात जो नाअहली है उसको ख़त्म कर दिया है। इससे कबल जस्टिस उमर अता बंदयाल का एक फ़ैसला मौजूद है समीउल्लाह बलोच केस में, जो कि अदालत में डिस्कस भी होता रहा, जिसके तहत जो नाअहली थी उसकी मियाद ताहयात थी, जब तक वो फैसला रहना था तब तक नाअहली रहनी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको ओवर रूल कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ओवर रूल करते हुए लिखा है कि 62(1)(f) जो आइन का आर्टिकल है, इसमें बताया हुआ नहीं है कि एक तो नाअहली कितनी मुद्दत तक के लिए होगी, फिर डेक्लेरेशन का एक जो प्रोसेस है कि किसी को नाअहल करार देना कि वो सादिक और अमीन नहीं है, वो कौन सी अदालत करेगी, कौन सा फोरम करेगा। फिर इसमें यह भी नहीं बताया हुआ कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी, उन्होंने एक टर्म यूज किया, ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, यानी इसको आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता, ये आइन के साथ मिलाकर पढ़ा जा सकता है। अगर 62(1)(e) और D को देखें तो उसमें 5 साल की मुद्दत है। अब अदालत ने यह करार दे दिया है, जैसे मुजाहिद साहब आपको पता है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में उनके टेन्योर में जस्टिस उमर अता बंदयाल
के टेन्योर में 184(3) जो सुमोटो का इख्तियार है, इसके तहत जो फैसले दिए जाते थे, किसी को जाली डिग्री केस में सादिक और अमीन से लकब जो आपको पता है कि 621F का है, उसको नाअहल कर दिया जाता था कि वो सादिक और अमीन नहीं है, और फिर जाली डिग्री केस में भी ये दिए जाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, सुमोटो के इख्तियार में यानी 184(3) के इख्तियार में वो ये नहीं कर सकेगी। ठीक है, कमर ज़ैदी शुक्रिया, हमें खबर दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ये तारीख साथ फैसला है। हमारे साथ इंतहाई मोतबर सीनियर सीजेंट मोहतरम इरफान कादिर साहब, अटॉर्नी जनरल रहे, अपने पाए के वकील हैं। इरफान कादिर साहब, अगर इस तारीखी फैसले को देखा जाए तो इसका फौरी अमल दरामद तो ये कि गालिबन मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब को जो नाअहल करार दे दिया गया था तो वो तो अहल हो गए। तो ये एक जो मिसाल कायम की गई है, अब इसको किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहली बात तो ये है कि वो इस फैसले के बाद वो कभी नाअहल थे ही नहीं, क्योंकि जिस फैसले से उनको नाअहल किया गया था उस फैसले की कानूनी हैसियत कोई थी ही नहीं। और मैं हमेशा से 5 साल पहले कहता रहा कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और कम से कम हुकूमतों को चाहिए था, पार्लियामेंटेरियंस को चाहिए था कि उस वक्त इस पे आवाज़ उठाते और पार्लियामान में ये चीज़ लाते और कहते इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन बहरकैफ पिछली जो हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने ज़रूर एक कानून लेके आए थे जिसमें उन्होंने ताहयात नाअहली को ये कह के ख़त्म किया कि यहाँ पे मुद्दत अब 5 साल की होगी। तो वो सबसे पहली दफ़ा उनको अदराक हुआ कानून साजी करते हुए कि ये फैसला जो है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो ये जो फैसला था ताहयात नाअहली का, सबसे पहले इसको पिछली हुकूमत में ख़त्म किया गया जिसका मैं भी एक हिस्सा था, और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा ख़त्म किया। इरफान कादिर साहब, यानी इससे मैं तो अपने को तालिब इल्म ही कहता हूँ सहाफ़त का और कानून का। मसलन ये एक फ़ौरन ये जहन में आएगा क्योंकि लोग कानून की बारीकियाँ नहीं जानते। इमरान खान साहब के केस की क्या नौयत है? यानी 9 मई के वाक़े के बाद जो गिरफ़्तार हुए हैं, मेन के तो वो है तोशा वाला खाना केस है और भी है, तो वो कन्विक्ट हुए हैं, पार्टी की सरबराही से हटा दिए गए हैं और नाअहल हो गए हैं। उनकी क्या इस केस से कोई होगा फ़ायदा उन्हें? अगर वो इस शिक के तहत नाअहल हुए हैं 621F के तहत, तो वो नाअहली उनकी 5 साल की होगी, ताहयात नाअहली वो नहीं होगी। वो क्या होगा? और ताहयात पार्टी से हटाया जाने का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को कैसे कोई इख्तियार दे दे? ऐसे ही कि जैसे पाकिस्तान बार कौंसिल कह दे कि हम फलां जज को हटा रहे हैं या किसी भी इदारे के सरबराह को हटा रहे हैं तो क्या ये उनके दायरे कार से बाहर ना था कि साबिका सुप्रीम कोर्टों ने जो पार्टी की सरबराही से या नाअहल करार दिया? ये जब मियाँ नवाज शरीफ को इन्होंने पार्टी की सरबराही से नाअहल करार दिया था, मैंने तभी कह दिया था कि वो फैसला गलत है, और आइंदा भी अगर वो किसी को पार्टी की सरबराही से नाअहल करार देंगे तो वो फैसला भी गलत है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानने चाहिए। ये इसमें क्या है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट ना हो तो उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त हो सकती है? बिल्कुल, अगर कोई कन्विक्ट नहीं है तो उसको इजाज़त है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई इंडिपेंडेंट इख्तियार इस्तेमाल किया है जो कि उनको कानून ने दिया है, तो उस इख्तियार के तहत अगर कोई शख्स नाअहल है तो उस पर खा उसकी कन्विक्शन हो या ना हो, वो फिर भी नाअहल है। अरे इरफान साहब, इसको किस तरह देखेंगे कि अल्लाह तो खैर सबको हयात ही दे कि इलेक्शन कमीशन ने जो नाअहली को 5 साल की जगह 10 साल करार दे दिया। जैसे 14 साल कैद वहाँ मशक्क़त होती थी, लोग बार बार अच्छे कंडक्ट पर 10 साल पहले भी रिहा हो जाते थे, 9 साल पहले भी रिहा होते थे। अब ये कहते हैं 10 साल तक नाअहली जो इलेक्शन कमीशन ने कही, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ऑब्वियसली उन्होंने कानून को देख के ये बात की है ना, कानून से मुबर्रा तो ये बात नहीं की उन्होंने। लेकिन आप समझते हैं कि 5 साल की जगह 10 साल करना मुनासिब है? हाँ, उसमें अगर कानून में ये चीज़ लिख दी गई है कि नाअहली जो है वो, और एक शख्स को अगर सजा हो गई है तो ऑब्वियसली जब तक कि वो बाहर नहीं निकलता
वो मंतकी एतबार से वो यानी कोई असेंबली का काम ही नहीं कर सकता। अगर वो इलेक्ट भी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको तो अंदर रहना है। एक मिनट, थोड़ी सी एक उलझन दूर कर दें। हमेशा ये सवाल उठता है, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हैं, जैसे तारीख का ऐलान था इलेक्शन कमीशन ने किया, और ये जो इलेक्शन कमीशन लोगों को नाअहल करार दे रहा है, बाहर कर रहा है, आखिरी फैसला इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का? इलेक्शन कमीशन का तो फिर नाअहल करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। कागजात नामजदगी के सिलसिले में, कागजात नामजदगी के सिलसिले में अपील जो है वो ट्राइब्यूनल को जाती है, और फिर अगर कोई कानूनी नुक्ता हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फॉर लीव टू अपील जाती है। नहीं, अभी जो केसेस हैं, बादशाह हाई कोर्ट भी तो जो है, जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने अभी जाके फैसले दे रहे हैं जो वो जायज़ हैं। देखें, वो रिटर्निंग अफसरों के फैसलों के खिलाफ अगर कोई ट्राइब्यूनल बने हुए इलेक्शन के और वहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं तो वो फैसले तो जायज़ है ना जी। अरे मैं बहुत ही स्पेसिफिक पूछ लूँ, आखिरी सवाल आपसे। ये एक महीना इलेक्शन में रह गया है और अभी तक यानी कमीशन ने भी काम किया होगा, ये तमाम सूरत हाल बड़ी गंभीर कभी गुंजलक है। आप जैसे तजर्बेकार, क्योंकि हम अब कहीं भी जाते हैं तो पता नहीं क्यों अक्सर ही लोग ये कहते हुए मिलते हैं, होंगे नहीं होंगे, नहीं हो रहे हैं। आपका तजर्बा क्या कहता है? हाँ, अब ये आपका कहना कि इलेक्शन कमीशन ने तो यही कहा है कि वो इलेक्शन कराएंगे, और अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो 8 तारीख को इलेक्शन कराएंगे तो हम क्यों उनके इस इरादे को डाउट करें। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो नहीं कम से कम डाउट करूँगा उनके इस फैसले को। ये तो अब खुदा जानता है कि उस तारीख को ये फैसले करा सकेंगे या नहीं करा सकेंगे, इंतखाबात उस तारीख को कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये तो खुदा जानता है, वो ताकत तो मेरे पास नहीं है। लेकिन चेयरमैन सेनेट जैसे पाए का जो कायम मकाम सदर होता है, मतलब उसको तो जो रद्दी की टोकरी में डालना था वो 14 आदमियों के साथ एक करारदाद पास कर देता है, तो लोगों के जहन में सवाल तो आएगा। हाँ, इस तरह की करारदाद की सियासी हैसियत तो हो सकती है, इसके सियासी मुहरकात हो सकते हैं, इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। नहीं, लेकिन सियासी नौयत भी के किस पाए का आदमी कह रहा है, चेयरमैन सेनेट के लेवल पे कहा रहा है कोई। हाँ ठीक है, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। इस तरह की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अभी किसी सवाल पर कोई कह रहा था कि आपको कहाँ से पता चला, कि मुझे आसमान से फैसला आया। शतवाली आदम कह रहे थे, आसमान से कैसे आता है, पहले तुम फरिश्तों का सुनते थे। ये वजीर आजम से पूछें, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। शुक्रिया इरफान कादिर साहब, जरा थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। मोहतरम इरफान कादिर साहब मौजूद। मैंने जैसे कहा कि इलेक्शन के हवाले से बेशुमार इबहामात जो है, इबहाम इलेक्शन कमीशन भी, सुप्रीम कोर्ट भी दूर कर रहा है, ख़ास तौर पर उम्मीदवारों की नाअहली, कागजात नामजदगी। और अब ये सवाल बहरहाल आएगा कि बानी तहरीक इंसाफ क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे जो ताहयात उन्हें नाअहल करार दिया गया है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि घुस के मारेंगे, उससे पहले नवाज शरीफ पे तवातुर से हमले कर रहे हैं कि लेकिन आज हम ज़रा गुफ्तगू कराची के हवाले से कर लें कि पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, कि पीपल्स पार्टी ने कोई जो सिंध की 53 नशिस्तों में से अभी 53 नशिस्तों पर टिकट दिए हैं और कोई 9 सीटों पर नहीं दे सकें। इस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों पर नहीं दे सकी है। दूसरी तरफ एमक्यूएम के हवाले से अंग्रेज़ी के मोतबर तरीन अखबार ने ये ख़बर दी है, डॉन ने, कि वो इलेक्शन का बाईकाट भी कर सकते हैं। अभी तक एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के नून लीग के दरमियान कोई माहिदा भी अमल में नहीं आया, मुज़ाकरात जारी हैं। हमारे साथ ज़िले हैदर ब्यूरो चीफ कराची के मौजूद हैं, एमक्यूएम की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। शुक्रिया ज़िले हैदर। मैं यानी क्योंकि एक मोतबर अखबार ने बड़ी सुर्खी से ख़बर दी है और आपका बड़ा अथॉरिटी है उसके हवाले से कि एमक्यूएम क्या इलेक्शन का बाईकाट कर सकती है, उसकी आज वो मुश्किलात तो नहीं कि तहरीक इंसाफ की जो हैं। आप क्या कहते हैं ज़िले? बहुत
शुक्रिया मुजैद साहब। मुजैद साहब देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मुश्किलात का और उसमें फ़र्क बता रहे हैं तहरीक इंसाफ और MKM में, तो इसमें बड़ा फ़र्क है। तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर आप MKM की बात करेंगे तो MKM को तकरीबन 15 साल के करीब हो रहे हैं कि जो ऑपरेशन में वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। जहाँ तक बाइकआउट की आपने बात की है, तो देखिए बाइकआउट जो वो पहले MKM करती आ रही थी, उसकी एक वजह ये भी थी कि MKM कई हिस्सों में, कई धड़ों में तकसीम हो चुकी थी, जिसमें PSP का धड़ा अलग था, MKM पाकिस्तान का अलग था, MKM लंदन अलग थी, और कुछ नाराज लोग जो थे वो उनका एक ग्रुप अलग था। उसके बाद जो है वो वॉइस ऑफ कराची बन गई, जो कि वासिर जलील साहब की थी, इशरतुल इबाद अलग हो गए, तो ये कई धड़े बन चुके थे। लेकिन अब क्योंकि MKM आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रिप को दोबारा से कराची में मजबूत कर रही है, तमाम धड़े जो हैं वो किसी हद तक जो है वो, अगर मैं कहूँ 70% जो है वो धड़े एक हो चुके हैं, और वो कारकुनान जो कि नाराज थे या जेलों में थे वो भी बाहर आ गए हैं और नाराज भी उनके घर वापस पहुंच गए। तो उसके बाद जो है वो MKM की पोजीशन इस वक्त कदरे बेहतर नजर आ रही है बनिस्बत के प्रीवियस जो इलेक्शंस होते आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, मेरा अपना तज्जिया ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है कि शायद MKM इस मरतबा जो है वो बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएगी। जहाँ तक आपने बात की है कि लिस्टों के फाइनल होने की, तो आज एक बहुत ही अहम इजलास, एक बहुत ही अहम मीटिंग होनी जा रही है MKM की और मुस्लिम लीग नून की, जो कि खास तौर पे 242 की जो नशिस्त है, जहाँ से मुस्तफ़ा कमाल ने खड़े हुए हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। लास्ट टाइम भी वहीं से लड़े थे और बड़े पुरुम्मीद हैं कि वो इलेक्शन वो विन कर जाएंगे। तो उस पर एक मीटिंग है, अब देखना ये कि वो सीट से दस्तबरदार होते हैं या नहीं होते। आज बहरहाल किसी वक्त भी जो है शाम के वक्त ये टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। पहले मरहले में शायद वो की टिकटें करें, उसके बाद जो है वो NA की टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी इनको मुश्किलात का सामना जरूर हो रहा है। उसकी वजह ये जो यकीनन आप मुझसे ज़्यादा MKM के हवाले से बाखबर हैं, लेकिन एक ज़रा ये कहते हैं कि किसी सूरत में जो NA 242 है जिससे शहबाज शरीफ साहब ने दाखिल किया है, उस पर दस्तबरदार होने के लिए MKM तैयार नहीं, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब उनके एक, आपको इल्म है, इस वक्त मरकज़ी रहनुमा, बल्कि इस वक्त तो वो स्टार हैं, वो किसी सूरत में नहीं बैठेंगे। इस सूरत में फिर क्या इत्तेहाद टूट भी सकता है, यानी कोई सीट एक्सटेंड नहीं भी हो सकता है, और किस तरह हो सकेगा ये ज़िले? देखिए, शहबाज शरीफ अगर ये सीट लूज करते हैं, बेशक उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है वहाँ पर। लास्ट टाइम भी जो है वो फैसल वाडा वाले जो मसले पे किस तरह वो इलेक्शन हारे हैं ये सबको पता है, और फैसल वाडा किस तरह इलेक्शन जीते हैं ये भी हकीकत जो है वो कराची के रहने वाले, खास तौर पे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बाखूबी जानते हैं। तो अगर नून लीग ये सीट लूज करती है तो उसको नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो अगर इनका समझौता या मुआहदा हो जाता है तो आइंदा जनरल इलेक्शन में जो सीट्स के बंदरबाट के बाद जो नॉमिनेशन होगी, जो PM के लिए होगी, उसके लिए उनको MKM की अशद ज़रूरत पड़ेगी। MKM की कमी वो महसूस करेंगे अगर वो ये सीट नून लीग उनसे मुआहदा नहीं होता। तो नून, मेरा ख्याल है कि इस तरह का स्टेप नहीं उठाएगी कि एक सीट की खातिर जो है वो वफाक में MKM को लूज करे। तो मेरा अपना ये तज्जिया है, मेरा ख्याल है कि शायद ये मुआहदा तय हो जाएगा, और शायद इसकी बेस भी यही होगी कि ठीक है, जो शहबाज शरीफ हैं वो बल्दिया से विड्रॉ होते हैं, लेकिन अच्छा, वो अपनी सीटों के साथ और वैसे तो मैं सिंध के नहीं, लेकिन कराची के हवाले से अगर बात करूं तो बहरहाल मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, लेकिन कराची में कोई 5 कौमी असम्बली की, और अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद 7 या 9 सूबाई असम्बली पर पीपल्स पार्टी ने किसी को कागजात नहीं दाखिल किए, और ओवरऑल कौमी असम्बली की जो 61 सीटें हैं उसमें से 53 पे सिर्फ दाखिल किए हैं, 13 पे रहते हैं। लेकिन मैं कराची के हवाले से बात कहूँ कि बहरहाल बड़ी बात है ना, यानी इन्होंने अगर 5 सीटों पे अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं कौमी की। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी की आप इंटीरियर सिंध की बात करेंगे तो वहाँ पे उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे बहुत सारी सीटों की, और जहाँ तक 9 सीटों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे इनका मुआहदा जो है, ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बात नाज़रीन को बता दूँ कि वहाँ पे इनका मुआहदा जो है वो इलाकाई सतह पे होगा, और ज़्यादातर JUI से इनका मुआहदा जो है वो मुतवक्को है। कराची की अगर हम बात करें तो आप इस मरतबा जो है ये एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी हैपनिंग थी कि लियारी का इलाका जो कि इनका
अपना भाई गांव, अपना भाई घर समझा जाता था, वहां से भुट्टो खानदान का कोई भी शख्स पहली मर्तबा नहीं खड़ा हुआ है। इस दफा लियारी से भुट्टो खानदान से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स ने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, ना ही उसको टिकट मिला है। तो ये पोजीशन जो है वहां पे, क्योंकि लास्ट टाइम जो है बिलावल को एक शकूर शाद जो कि कारकुन था पीपल्स पार्टी का, जो कि तहरीक इंसाफ में चले गए थे, उसने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी बिलावल को। तो इस मर्तबा शायद बिलावल को उस शिकस्त का अफसोस है या पीपल्स पार्टी उस शिकस्त का बदला लेना चाहती है। इस दफा भुट्टो खानदान का कोई भी फर्द जो है वहां पे खड़ा नहीं हुआ है। शुक्रिया ज़िला हैदर। ब्यूरो चीफ हमें बताए कि कराची में MQM उनके ज़राए के मुताबिक और ख्याल के मुताबिक, और जो अथॉरिटी कहलाया जाएगा कि MQM किसी सूरत न सिर्फ इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेगी बल्कि उनकी भरपूर तैयारियां हैं और किसी भी नशिस्त से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं, हत्ता कि जो मियाँ साहब यानी शहबाज शरीफ साहब क्लेम कर रहे हैं। जरा चलेंगे कि बहरहाल अब कितना ही शोर गवा करे तहरीक इंसाफ, लेकिन अगर 90% उनके कौमी असम्बली के कागजात मुस्तरद हुए थे तो आज तक 76% से ज़्यादा कागजात नामजदगी जो है उनके मंजूर किए जा चुके हैं। हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है और तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी क़यादत, उनके कारकुन बड़ा शुरू कर रहे थे, एक हद तक दुरुस्त भी था। बेशतर के कागजात न सिर्फ मुस्तरद हो रहे थे, कागजात फाड़े जा रहे थे, उनके दफातर नहीं जाने दिया रहा था। जाके दरताज गुल को कहीं जाके पेशावर में इंसाफ मिला, लेकिन अब खबर आ रही है और जो अभी तक अंदाज़ शुमार आए हैं कि जहाँ पहले इंतखाबी मरहले में 90% कागजात मुस्तरद हुए थे ट्रिब्यूनल और दीगर इदारों से, अब जो मंजूर होने वालों की तादाद तकरीबन 76% हो गई है। इस तरह एक हद तक कह सकते हैं मारूफ इस्तिलाह में कि लिविंग प्लेइंग फील्ड मिलना तहरीक इंसाफ को शुरू हो चुकी है। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोमन साहब मौजूद हैं। साहब शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो ये जो अव्वल तो पता नहीं ये लफ्ज़ जो एक टर्म बन गई थी, अब तो आप कह सकते हैं ना कि जब 76%, उनमें भी शाह महमूद कुरैशी का मैं सुन रहा था, स्पीकर असद कैसर का नाम आ रहा था, अली अमीन गंडापुर जैसे बड़े सख्त लाइन जो लेते थे उनका, फिर मियाँ अजहर का भी और बाकी भी ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। तो अब तो आप कह सकते हैं ना कि लिविंग प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो गई है तहरीक इंसाफ को। बिस्मिल्लाह। देखिए बरवील साहब, बात इस तरह है कि सबसे पहले जो तरीका कार इख्तियार किया गया है उसमें जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन फर्स्ट ईयर लीडरशिप थी, जो MNAs, MPAs, एक्स MNAs, MPAs थे जिन्होंने मेन फाइल किए थे, और जिस तरीके से ऑलमोस्ट उन सब के वो 100% के 100% सारे सबके पेपर रिजेक्ट हुए थे। तो दैट मीन्स के उन सारों के जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर लीडरशिप थी उनके आपने 100% किए। बाकी जो आपको पता है बहुत सारे लोग अप्लाई कर लेते, जब हमने कहा कि सब अप्लाई करो तो सबने अप्लाई कर दिया, तो जब उनको कर दिया तो वो तो हमारे 100%। अब उस 100% में से आप लोगों ने 75% का एक्सेप्ट कर लिया, वो भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, वो भी जुडिशरी ने वो किया है, एपेलेट कोर्ट्स में जाके हुआ है। अच्छा, उसमें अब आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं। एक आदमी है, दो मुख्तलिफ हलकों में दो मुख्तलिफ लोगों के पेपर रिजेक्ट हुए थे। वो एक ही जज के पास गए एपेलेट कोर्ट में, क्योंकि एक ही शहर के दो मुख्तलिफ वो थे कोर्ट थे। जब वहां पे गए हैं तो उन्होंने एक ही फुल स्टॉप कॉमे का भी फर्क नहीं है। तो जज साहब ने कहा है कि क्या ये एक ही शख्स ने दोनों के पेपर रिजेक्ट किए? उन्होंने कहा नहीं, ये दो मुख्तलिफ है। तो उन्होंने कहा कि जब दो मुख्तलिफ है तो आपने एक ही किस्म का विदाउट हैविंग एनी चेंज इन कॉमा एंड फुल स्टॉप, ये आप कैसे कर लिया आप लोगों ने? देखिए, इसके ऊपर बड़े सवालात उठते हैं कि क्या ये लोग कर रहे हैं या किसी ने उनको कहा कि यार
सेनेटर साहब, ये भी तो हुआ कि बहरहाल अभी आपकी पार्टी के, एक बार पहले भी मैंने ये टर्म इस्तेमाल की थी, 24 घंटे नहीं हुए थे, 48 घंटे नहीं हुए थे, जो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के गवर्नर, मिनिस्टर, नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी अली जैदी और इमरान इस्माइल और बुज़दार और फवाद चौधरी के नाम आ रहे हैं, और जो बेताब होते थे उनकी चप्पलें पिशावरी उठाने के लिए पहले ही मरले भाग गए वो। तो आपकी मरकज़ी क़यादत में अब जो रह गए हैं उनमें से बेशतर के हो गए, बेशतर के आ गए। तो ये तो नहीं, अभी तो इस वक्त तो आपके पास वो रेला आया है ना, वकीलों का नया जो इस वक्त फोर फ्रंट पे लड़ रहे हैं। आपकी जो बेसिक बुनियादी क़यादत थी, तहरीक इंसाफ की बानियान थे, उनमें तो वैसे ही 60-70% सॉरी टू से पार्टी छोड़ गए थे। देखिए ऐसा है बरेलवी साहब, इस तरह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुज़दार को लगाती है, ठीक है, सो वो तो हमारा डिसीजन है ना, हम उसको उसका जो रिपरकशंस होगा हम ही फेस करेंगे ना, कोई और तो फेस नहीं करेगा। वो हमारा एक पॉलिटिकल डिसीजन है, सही और ये गलत है, डिफरेंट है। अच्छा, उस पे लोगों को इतराज है कि भाई बुज़दार ने कुछ नहीं किया। सॉरी, मुल्क के सबसे बड़े सूबे के लिए लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को इसलिए दिए थे कि आप उस्मान बुज़दार को मिजाजी तौर पर प्रकाश नहीं है कि जो सबसे पहले छोड़ के भागे, क्या इसलिए दिए थे कि इमरान इस्माइल सबसे पहले छोड़ के भागे, अली जैदी छोड़ के भागे? ये तो आपके तहरीक इंसाफ के कायद ने लगाया था इन नोटों पर, वजीरों पे और गवर्नरी पर। अवाम ने तो खान साहब को वोट दिया था, बल्ले को वोट दिया था, उनकी ईमानदारी और खिदमत को वोट दिया था, और उन्होंने उन लोगों को लगा दिया सबसे पहले छोड़ कर भागे। और जिन पे झूठे या सच्चे इल्ज़ाम की तो मैं नहीं कहता तदीद, ये बात तो नहीं है ना सेनेटर, वैसी बात तो ना करें ना। नहीं सर, आप देखिए, आपका पूरा आपका हक बनता है कि आप वो करें, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ ना, जब हम कहते हैं कि बुज़दार को क्यों लगा दिया, मैं आपको एक थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, ठीक है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। अब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जो अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या आपको पता है कि बुज़दार के टाइम में पॉवर्टी एलिवेशन पंजाब में मियां शहबाज शरीफ के टाइम से ज्यादा हुई है? पॉवर्टी एलिवेशन मियां शहबाज शरीफ के जमाने में अगर 4% हुई है तो बुज़दार के जमाने में 6% पॉवर्टी एलिवेशन हुई है। डू यू नो दैट थिंग? सेनेटर साहब, ये आपकी पार्टी का यकीनन इंटरनल मसला है, आप किसको सीएम लगाएं, किसको वो लगाएं। फिर जो कुछ सलूक पार्टी के साथ हुआ, जिस तरह लोग छोड़ के भाग गए, बेचारी पुअर ख़वातीन जेलों में 8-8 माह सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही हैं। बेशतर ऐसे लोग कायदीन हैं जिनको कोई पार्टी के दौर में न ओहदा मिला न सबरात मिले। खैर ये आपका मामला है, लेकिन मैं तो सिर्फ फिर आपसे जो पहला सवाल है मेरा कि मुश्किलात हुई, जेल भी है, लेकिन अब तो लिविंग प्लेइंग फील्ड मिलनी शुरू हुई ना। अब मैंने जैसे नाम ले रहा था कैसर का, असद कैसर का, गंडापुर का, शाह साहब का, ये तो हो रहा है ना। अब तो इस तरह तो नहीं है ना, ट्रिब्यूनल से मिल रहा है, कोर्टों से मिल रहा है, कमीशन भी दे रहा है इंसाफ। देखिए, ये तो आप ये समझे ना कि हमने खुद उनसे ली है ना, वो तो हमें नहीं दे रहे थे। एक चीज हमें तो ये जो हमारा हक हमें मिल रहा था, 100% जो हमें मिलना चाहिए था, उसमें से 75% हमें मिल रहा है, वो भी थ्रू एपेलेट कोर्ट्स मिल रहा है, वो लोग तो नहीं दे रहे। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, ये हम लोग अगर वो ना भी देते हम तब भी मुकाबला करते, क्योंकि हमें अपने जो 3rd टियर है, 4th टियर है, हमें उस पर भी पूरा यकीन है। लेकिन देखिए, बात ये हो जाती है कि मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर ये लोग अभी ये काम कर रहे हैं, जब हम लोग जा रहे हैं इलेक्शंस के, जब हम लोग पेपर नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं या फाइल करने जा रहे हैं, वो हमें जाने नहीं देते। अगर वो जाने देते हैं तो हमारे जो प्रोपोजर सेकेंडर है उनको गायब कर देते हैं, लोगों से पेपर छीन लेते हैं, और किन किन बातों पे लोगों के पेपर वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड फेज जो आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कल बताता हूँ, कल की बात यह है कि हरिपुर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे उनको 3 MPO के तहत उन्होंने अरेस्ट करना। अच्छा, उसके अलावा बालाकोट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन एक हो रहा था एक होटल में, उस होटल की इंतजामिया को कह दिया कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन करने की कोशिश की, इनडोर्स की बात कर रहा हूँ, तो हम आप लोगों का होटल बंद करा देंगे। अब जब इस किस्म की चीजें हो रही हैं तो मैं सोचता हूँ, इस हुकूमत से सोचता हूँ, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये करेगी क्या। और फिर इलेक्शंस वाले दिन, ये तो अभी प्री पोल रिगिंग चल रही है ना, फिर जिस दिन पोल हो रहा होगा उस दिन ये क्या करेंगे।
ये सारी चीजें करके क्या लेवल प्लेइंग फील्ड या इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी? मुझे डर लग रहा है कि नहीं मिलेगी। ठीक है, हमारे सेनेटर हुमायूं अहमद साहब से बहस तो कर नहीं सकता, उनका पॉइंट है और उनका अभी भी इसरार है कि हमने सेकंड और थर्ड टियर भी तैयार कर लिया था, जो उनके मंजूर हुए वो उनका हक था। मेरा सवाल अपनी जगह जस्टिफाई भी कर रहे थे, लेकिन बहरहाल सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से पसमंज़र में हुआ करते थे, लेकिन एक मरकज़ी कायद की हैसियत से स्क्रीनों पर पार्टी और उसकी क़यादत का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। और मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि हाँ, बहरहाल एक हद तक, बड़ी हद तक तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए मिल रही है कि जिसका सबूत 76% कागजात नामजदगी का मंजूर होना है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।